यानी ऐसा सोच बन जाए कि वहाँ का सब चीज़ हमारा है, सब चीज़ हमारा है। एक माँ है, वो अपने बेटा को पाल पोस के बड़ा करती है, ठीक है। पहले तो मान लिया, ब्रिटेन सोचो, ब्रिटेन मान लिया कि भारत हमारा बेटा है और पहले उसको पाल पोस के बड़ा किया और फिर बोल रहे क्या, बेटा तुम्हारा जितना भी चीज़ है ना वो सब हमारा है। समझ रहा बात? तुम्हारा सारा चीज़ हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, हम सब लेके जाएंगे। ये हाल है। तो ये उपनिवेशवाद का विचार बोलता है। जिसको कॉलोनी बनाया ब्रिटेन ने, उससे धन इकट्ठा करना है। ये विचार ही होता है कि जिस देश को हम उपनिवेश बनाए हैं उस देश का मट्टी, पानी, आदमी, इंसान, जो भी जानवर, हर चीज़, हर संसाधन पर मदर कंट्री का कंट्रोल होगा, मातृ देश का कंट्रोल होगा। सुना क्या बात? यानी ब्रिटेन के लोग ये सोच रहे थे, उनका ये विचार में चल रहा था, उनका ये विचार ही हो गया था कि भारत के, या फिर भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो भारत हो या फिर अफ्रीका हो या फिर कहीं भी जहाँ पर उन्होंने कॉलोनी बनाया, या फिर अमेरिका में, तो वहाँ के जितने भी संसाधन है, चाहे वो पानी, मिट्टी, कुछ भी हो, वहाँ के इंसान भी वो संसाधन के रूप में हैं और उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा हक हमारा है, ब्रिटेन का है। कि समुद्र में जो भी जहाज जाता था उससे टैक्स लेता था पुर्तगाल। अब बताओ, हिंद महासागर, अरब सागर में समुद्र जा रहा है, वहाँ से टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है, भारत को देना पड़ रहा था। कारण वो लोग तोप दिखा करके काम करते थे, अगर टैक्स दो नहीं तो जहाज को डुबो देंगे, जहाज जाने नहीं देंगे तुम्हारा। तो और भारत का जो एरिया था वो खास करके स्थल वाले एरिया में साम्राज्य बड़ा था। मुगल शासक स्थल वाला एरिया था, उतना दिल्ली से कोस्टल एरिया में उतना था नहीं। तो वो लोग मतलब नाव को, यानी कि नेवी को, अपना नेवल पावर को ज़्यादा विकसित नहीं कर पाए थे, इसलिए पुर्तगीज ये सब क्या किया कि इन लोगों को दबाना शुरू कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हिस्ट्री के सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे थे, 18वीं शताब्दी का इतिहास। देखिए, स्टार्टिंग क्लास में हमने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो इतिहास है इंडिया का, उसको हम लोग 4 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 टॉपिक के हिसाब से समझेंगे। पहला टॉपिक था हमारा कि 18वीं शताब्दी का इतिहास समझेंगे, और दूसरा था ब्रिटिश जो है भारत में औपनिवेशिक नीति का विकास किस तरीके से किए, वो टॉपिक था। और तीसरा राष्ट्रवाद का इतिहास, और चौथा टॉपिक था हमारा स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। तो इन चारों टॉपिक में पहला टॉपिक हमारा था 18वीं सेंचुरी का हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हमने 2 भाग में बांटा था। एक औरंगजेब के मृत्यु से लेकर के 1750 के बीच में, और दूसरा 1750 से 1800 के बीच वाला भाग, ठीक है, जिसमें प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये सब चीज़ें हम लोगों को जानना था। तो हमने जो 18वीं शताब्दी का इतिहास है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दूसरा टॉपिक, उसको बोलते हैं भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का विकास किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, भारत में जो औपनिवेशिक नीति का विकास हुआ है, कॉलोनियल पॉलिसी का जो विकास हुआ है, उसको हम 3 चरण में डिवाइड करके समझेंगे, 3 फेज में। एक होता है कमर्शियल फेज, जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक चरण, जो 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक चला था। और दूसरा जो हमारा चरण है वो है औद्योगिक चरण, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म उसको बोलते हैं। वो 1757 से तो हो गया, 1813 से 1858 ईस्वी तक इस फेज को हम लेंगे। और तीसरा जो फेज होगा हमारा वो होता है वित्तीय चरण, जिसको फाइनेंशियल कैपिटलिज्म बोलते हैं। वो होता है 1858 के बाद का, ठीक। ये तीनों चरण को हम समझने की कोशिश करेंगे उपनिवेशवाद में, और ये हम समझ पाएंगे कि औपनिवेशिक नीति का विकास किस तरीके से हुआ है भारत में। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमको कॉलोनी बनाया और फिर हम पर धीरे धीरे गुलामी का असर छोड़ते चला गया, धीरे धीरे गुलाम बनाते चला गया। तो ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक की शुरुआत है। इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, यानी कि कॉलोनी, कॉलोनियलिज्म, ये क्या होते हैं, औपनिवेशिक नीति क्या होता है। और भारत के संबंध में अगर हम देखें, क्योंकि दुनिया के हर इलाके में जहाँ जहाँ वो लोग गए हैं, यूरोपियन सब, खास करके वो जो कंपनी ब्रिटिश, पुर्तगीज और फ्रेंच और डच, ये लोग तो अलग अलग दुनिया के हिस्सों को अपना कॉलोनी बनाए हैं, उपनिवेश बनाए हैं। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें
तो भारत में औपनिवेशिक नीति का विकास कब से शुरू मान सकते हैं कि हाँ इस टाइम से अब औपनिवेश प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगता है? तो ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये तो बता रहा है कि 3 चरण, उपनिवेशवाद के 3 चरण को हम समझेंगे। एक वित्तीय चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय ये कमर्शियल, ठीक है ना, यानी कि क्या उसको बोलते हैं, वाणिज्यिक चरण के बारे में जानेंगे। ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये आप समझ सकते हैं। उपनिवेशवाद, उपनिवेश किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपनिवेश में क्या अंतर होता है, उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है, औपनिवेशिक नीति से क्या तात्पर्य है, और भारत के संदर्भ में औपनिवेशिक नीति शब्द का प्रयोग कब से करना उचित होगा या फिर कब से किया जा सकता है। तो ये टॉपिक है हमारा आज का, हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है उपनिवेश क्या है। ठीक है, देखो कॉलोनी क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है। लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के रेंज में आप देखिएगा कि यूरोप से लोग जो है, क्योंकि देखो पहले थोड़ा सा आप कहानी को समझो कि यूरोप में हुआ क्या है कि पहले जो व्यापार होता था यूरोप में, तो वहाँ पूर्व के मसाले का डिमांड बहुत ज़्यादा होता था और रेशमी वस्त्र का डिमांड बहुत ज़्यादा होता था। तो वहाँ के लोगों को डिमांड पूर्ति हो जाता था। ये टर्की वाला इलाका, फारस की खाड़ी और लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए जाता था यूरोप में। तो यूरोप में सामान चला जाता था। इटली के वेनिस शहर है या फिर जो जेनेवा है, ये सब के व्यापारी जो है वहाँ पहुँचा देते थे मुस्लिम वाले इलाके से होते हुए। लेकिन जब क्रूसेड हुआ, उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का जब स्थापना हो गया तुर्की वाले इलाके में, और खास करके ये जो कुस्तुनतुनिया वाला इलाका है वहाँ पर, तो उन लोगों ने जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे उन्होंने ये रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। बोला अब यूरोप का आदमी इधर आ ही नहीं सकता व्यापार करने, लेना है तो मेरे से लो, औने पौने दाम पर खरीदो, हाई डिमांड में लो, मतलब हाई रेट में लो, और डिमांड तो था ही। तो ये जो है ना, एक समय ऐसा आया था कि यूरोप अपने ही महाद्वीप में कैद हो गया था। ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है आपको। तो यूरोप के कुछ लोगों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि उसी समय ये गैलीलियो इन लोगों का विचार आ रहा था कि धरती गोल है इस तरीके का। तो इन लोगों ने सोचा कि जब गोल ही है तो ठीक है, पूर्व साइड न जा सकते हैं, पश्चिम से होकर के पूर्व जा सकते हैं ना। तो इसलिए अटलांटिक महासागर में इन लोगों ने अपना जहाज़ उतारा, क्योंकि इन लोगों के पास नाव था, जहाज़ था, अच्छा था। तो ये लोग चलना शुरू कर दिया। इसमें पुर्तगाल और स्पेन ने पहल किया सबसे पहली बार। तो पुर्तगाल पहुंच गया भारत, अफ्रीका के कोस्टल एरिया से होते हुए, और स्पेन का जो नाविक था कोलंबस, वो पहुंच गया कहाँ पर, अमेरिका में। लेकिन उसको पता नहीं चला, उसको लगा कि हम भारत में ही पहुंचे हैं, क्योंकि अमेरिका का तब तक कोई अता पता था नहीं वो दुनिया में, मतलब लोगों को नहीं पता था। दुनिया में तो था ही, लोगों को नहीं पता था। इसलिए बोला जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका को खोज कर दिया और भारत ने वास्को डी गामा ने भारत को खोज कर दिया। तो ये तरीका। अब जब ये लोगों ने आया तो हम भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आया या फिर पुर्तगीज कंपनी जो भारत आए, तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने किया गया कि पहले यहाँ के राजाओं से मिले, यहाँ के राजाओं से सामान खरीदें। डायरेक्ट मार्केट में जा कर के उस तरीके का काम नहीं करते थे, अपना फैक्ट्री स्थापित करते थे। कोचीन में किए, सूरत में किए, कई जगह पर अपना दमन, दीव, इन सब जगहों पर, गोवा में पुर्तगीज ने आए जब अपना फैक्ट्री स्थापित किया, और फैक्ट्री स्थापित किया तो उसके बाद यहाँ के राजाओं से, यहाँ के स्थानीय जो शासक थे उनसे सामान खरीदता था और ले जाकर के बेचता था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था व्यापारी। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, खास करके पुर्तगीज ने जब स्टार्टिंग में आया तो उसने क्या किया कि यहाँ के स्थानीय राजाओं से सामान खरीदने लगे और बदले में सोना चांदी या कीमती धातुएं देते थे। लेकिन आप सामान दो, नहीं तो बाद में फिर क्या हुआ, तोप दिखा करके सामान लेने लगे। यानी इनडायरेक्टली जो है वहाँ के शासक पर कंट्रोल करने लगे। आपको कार्टाज पद्धति का नाम आपको बताए थे कि समुद्र में जो भी जहाज जाता था उससे टैक्स लेता था पुर्तगाल। अब बताओ, हिंद महासागर, अरब सागर में समुद्र जा रहा है, वहाँ से टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है, भारत को देना पड़ रहा था। कारण वो लोग
तोप दिखा करके काम करते थे, अगर टैक्स दो नहीं तो जहाज को डुबो देंगे, जहाज जाने नहीं देंगे तुम्हारा। तो और भारत का जो एरिया था वो खास करके स्थल वाले एरिया में साम्राज्य बड़ा था। मुगल शासक स्थल वाला एरिया था, उतना दिल्ली से कोस्टल एरिया में उतना था नहीं, तो वो लोग मतलब नाव को यानी कि नेवी को, अपना नेवल पावर को ज़्यादा विकसित नहीं कर पाए थे। इसलिए पुर्तगीज ये सब क्या किया कि इन लोगों को दबाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझो कि जिस एरिया पर वो लोग गए हैं, यूरोपियन सब जहाँ जहाँ गए हैं, चाहे अफ्रीका में देखो या अमेरिका में देखो या फिर भारत में देखो या फिर इंडोनेशिया की तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया में देखो, तो जहाँ जहाँ इन लोगों ने गया है वहाँ के संसाधनों पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिए, वहाँ से धन इकट्ठा करना शुरू कर दिए और वो लेकर के कहाँ चले गए, अपने घर में, यानी अपने मातृदेश कंट्री में। उसको मातृदेश बोलते हैं, मदर कंट्री बोलते हैं, ठीक। अब देखो उपनिवेश का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझते हैं। ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा, इस कहानी से अब उपनिवेश के बारे में समझते हैं। उपनिवेश का मतलब ये होता है कि कोई बाहरी ताकत आकर के हमारे घर में, ठीक है, ध्यान से समझो, कोई बाहरी ताकत आकर के हमारे घर में कंट्रोल करना शुरू कर देता है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली, दोनों तरीके से कंट्रोल करता है। और वो कंट्रोल करके यहाँ के पूरे जो संसाधन है, यहाँ का पूरा जो आर्थिक मामला है, वो सारा हित, वो सारा आर्थिक, वो सारा पैसा, वो सारा संसाधन ले करके चला जाता है कहाँ पर, अपने देश में, मातृदेश में। क्योंकि यहाँ का आर्थिक हित मातृदेश के अधीन होता है, ठीक है। तो मातृदेश यानी मदर कंट्री। अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि ब्रिटिश जो है, खास करके ब्रिटेन, क्योंकि उसी का लेंगे भाई, गुलाम वही बनाए हैं। तो ब्रिटेन जो है जब भारत में आया तो भारत के इलाके पर कंट्रोल कर लिया, भारत के संसाधनों पर कंट्रोल कर लिया। तो भारत जो है, भारत जिस पर वो कंट्रोल किया है, मतलब जिस क्षेत्र पर वो कंट्रोल करते हैं, वो उपनिवेश होता है, वो कॉलोनी होता है। और जो देश कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रिटेन ने कंट्रोल किया था भारत पर, तो ब्रिटेन मदर कंट्री हो गया, मातृदेश हो गया, या उसे महानगरीय राज्य बोलते हैं। समझ आ गया बात? तो ये है उपनिवेश का कहानी। उपनिवेश एक्चुअल में यही होता है कि हम किसी भी क्षेत्र पर जाएं, वहाँ कॉलोनी बनाएं और वहाँ के संसाधनों पर या फिर वहाँ के जो भी चीज़ है उन सब पर हमारा अधिकार होगा, हमारे हिसाब से वहाँ का लोग चलेगा। तो बोलते हैं कि हम उस देश को उपनिवेश बना दिए और हम मातृदेश हैं, हम औपनिवेशिक शक्ति हैं, हम उपनिवेश बनाने वाले शक्ति हैं। समझ आ रहा बात? उपनिवेश का मतलब ये है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है। उपनिवेश का अर्थ एक ऐसा क्षेत्र जो किसी शक्तिशाली विदेशी देश के राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण में हो। जब कोई ताकतवर राष्ट्र, ध्यान समझो, जब कोई ताकतवर राष्ट्र किसी कमजोर देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है तब वह क्षेत्र उपनिवेश कहलाता है, ठीक। इसमें स्थानीय शासन व्यवस्था को समाप्त करके विदेशी शासन लागू कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? उपनिवेश समझ में आ रहा होगा। कोई बाहरी ताकत आया, हमारे ऊपर अपना कंट्रोल कर रहा है, हमारा कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं कर रहा, सब उसी का काम कर रहा है, तो हम क्या है, उसका कॉलोनी है, उसका उपनिवेश है और वो औपनिवेशिक शक्ति है, कॉलोनियल पावर है वो। समझ आ गया बात? अब देखो, उपनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संसाधनों का दोहन करना होता है और नियंत्रण करना होता है। जो भी शक्तिशाली देश होता है वो कमजोर देशों पर अपना पावर लगा करके वहाँ के पूरे संसाधन पर कब्जा कर लेता है, उसका आर्थिक दोहन करता है अपने मातृदेश के हित में, अपने मदर कंट्री के हित में। तो ये होता है उपनिवेश, ठीक है। आगे समझते हैं नेक्स्ट, उपनिवेशवाद क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझो, हालांकि वो हम आगे आपको बता ही देंगे। उपनिवेश दो तरीके से किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल कैसे, एक इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, एक प्रत्यक्ष रूप से। ये हम आपको आगे भी बताएंगे। अब समझते हैं पहले उपनिवेशवाद क्या होता है। तो देखो, उपनिवेशवाद एक ऐसा विचारधारा या फिर ऐसा व्यवस्था होता है जिसका पूरा का पूरा जो विचार ही होता है वो औपनिवेशिक कंट्री से, या फिर आप बोलो तो उपनिवेश जिसको बनाया, जिसको कॉलोनी बनाया ब्रिटेन ने, उससे धन इकट्ठा करना है। ये विचार ही होता है कि जिस देश को हम उपनिवेश बनाए हैं
उस देश का मट्टी, पानी, आदमी, इंसान, जो भी जानवर, हर चीज, हर संसाधन पर मदर कंट्री का कंट्रोल होगा, मातृ देश का कंट्रोल होगा। सुना क्या बात? यानी ब्रिटेन के लोग ये सोच रहे थे, उनका ये विचार में चल रहा था, उनका ये विचार ही हो गया था कि भारत के या फिर भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो भारत हो या फिर अफ्रीका हो या फिर कहीं भी जहाँ पर उन्होंने कॉलोनी बनाया या फिर अमेरिका में, तो वहाँ के जितने भी संसाधन है, चाहे वो पानी, मिट्टी, कुछ भी हो, वहाँ के इंसान भी वो संसाधन के रूप में है और उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा हक हमारा है, ब्रिटेन का है। तो ये बोलते हैं, ऐसे विचार को बोलते हैं कि ये उपनिवेशवाद है, इसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। समझा बात? ये एक विचार है कि अपने से कमजोर देश के लोगों को अपने हित में कन्वर्ट करो, उनको सामान बनाओ, वस्तु बनाओ। और ये एक दिन तक नहीं, 200, 300, 400 सालों तक वस्तु बना के रखे थे। जहाँ जहाँ उन लोगों ने उपनिवेश बनाया, वहाँ के इंसान को ही सामान बना दिया, संसाधन बना दिया। समझ में आ रहा बात? उस तरीके से यूज किया है इन लोगों ने। तो ये हाल है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिसके तहत शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, यह साम्राज्यवाद के विस्तार का एक प्रमुख साधन है। और साम्राज्य इसी तरीके से तो विकसित होता है ना, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व की व्यापक रणनीति शामिल होती है जो पीढ़ियों तक चली रहती है। दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या अभी भी हम लोग उपनिवेश हैं? क्या कोई मातृ देश हम पर कंट्रोल कर रहा है? बताओ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मानसिक रूप से उपनिवेश हैं अभी हम? कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या हमारी जो आज़ादी मिली है वो जंजीर सिर्फ हट गया है, आत्मा के स्तर पर अभी भी हम गुलाम ही हैं? तो आप सोचना इस चीज के बारे में। उपनिवेशवाद करता क्या है? सेना के दम पर वहां पर कंट्रोल करेगा, ताकत के दम पर कंट्रोल करेगा। ऐसे तो कोई कंट्रोल नहीं ना होने देगा ताकत से। अब हम किसी जानवर को कंट्रोल करते हैं, गुलाम बनाते हैं, उसको बांध के रखते हैं, क्या कर रहे हैं? गुलाम ही बना रहे हैं ना अपने फायदे को लेकर के, है ना। उससे दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, कई सारी चीजें वहां से प्रोडक्ट निकालेंगे हम दूध से। तो हम एक्चुअल में जानवर को कर क्या रहे हैं? गुलाम ही बना रखे हैं ना। तो अगर आदमी को गुलाम बना रहा है तो वो गलत है, लेकिन आदमी अगर जानवर को बना रहा है तो वो सही है। ये कौन सा लॉजिक है पता नहीं। तो जो भी है, जानवर ऐसे तो नहीं है वो गुलाम बंधेगा, ऐसे तो नहीं वो बंधेगा, जबरदस्ती बांधते हैं ना उसको, पिटाई के दम पर, है ना। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को भी समझना चाहिए। मानवीय संवेदना और जीवों के प्रति जो संवेदना होता है वो कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो ये चीज़ें है उपनिवेशवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा विचारधारा होता है जो कमजोर देशों पर अपना थोपा हुआ विचारधारा है। मतलब कमजोर देश के जितने भी संसाधन है वो मातृ देश के हित में होना चाहिए, अधीन होना चाहिए, यही विचार कहता है उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। देखो, अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद क्या होता है कि हम डायरेक्टली उस एरिया पर कब्जा नहीं करेंगे, उस देश पर डायरेक्टली कब्जा नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्ट रूप से जो वहाँ के शासक है उस पर कंट्रोल बनाएंगे और वो शासक से कहेंगे जैसा वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि हम मारे जाएंगे, हमारा सत्ता चला जाएगा। तोप दिखा करके, बंदूक दिखा करके, पावर दिखा करके, जैसे भी हो, हम उस शासक पर कंट्रोल बनाएंगे। समझ यार बात? अब सोचना क्या स्थिति अभी ऐसा ही है? क्या कोई बाहरी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी या फिर बाहरी शासक हमारे देश पर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है? क्या हमारे शासक को इनडायरेक्टली ये एहसास दिला रहा है कि उससे नहीं लड़ सकते हैं हम? सोचना है इस चीज़ के बारे में। तो हम ये समझना चाह रहे हैं, मतलब ये समझाने की कोशिश करें। तो इसका एक एग्जांपल आप समझो, पुर्तगीज कंपनी इनडायरेक्टली शासन किया था, ब्रिटिश कंपनी इनडायरेक्टली शासन किया। पहले शुरुआत में तो इनडायरेक्टली ही किया ना, आया
कर्नाटक के नवाब को अपने कंट्रोल में ले लिया, हैदराबाद के नवाब को अपने कंट्रोल में ले लिया, बंगाल के नवाब को अपने कंट्रोल में लिया, अवध के नवाब को अपने कंट्रोल में लिया, है ना, बैठा के रखा बंगाल और अवध के नवाब को, हाँ तू ही नवाब है, लेकिन कंट्रोल हम करेंगे, हम सलाहकार के रूप में रहेंगे, लेकिन सारा सलाह हमारा मानना ही पड़ेगा। ये हाल है, समझा ना। तो ये होता है अप्रत्यक्ष उपनिवेश, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना। और एक होता है डायरेक्टली शासन करना, प्रत्यक्ष रूप से, जो 1857 के बाद दिखता है हमको भारत में। और आप देखिए कि डच सब क्या किया है कि इंडोनेशिया में जाकर के, उस वाले दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ पर डायरेक्टली उपनिवेश बनाया, डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू किया। वहाँ के जो खेतीहर किसान थे, जो खेती करते थे, उनको ज़बरदस्ती बोला कि हम जो बोल रहे हैं वही पैदा करो, हम जो बोल रहे हैं वही उगाओ, वही का खेती करो, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। समझ आ रहा बात। तो ये डायरेक्टली होता है, उत्पादन के पूरे चीज़ों पर, पूरे संसाधन पर डायरेक्टली कंट्रोल करता है, डायरेक्ट हस्तक्षेप करता है। तो ये डायरेक्टली, ये प्रत्यक्ष उपनिवेश होता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, संबंधित क्षेत्र में मातृ देश के द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित कर दिया जाता है। अप्रत्यक्ष में मातृ देश के द्वारा क्या होता है, एक फैक्ट्री स्थापित कर दिया, और उसके बाद आसपास के क्षेत्रों से वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। इस संदर्भ में बल प्रयोग का विकल्प हमेशा खुला रहता है। दिखाते हैं कि बल नहीं करेंगे, लेकिन खुला है विकल्प, कभी भी तोप दिखा सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली उपनिवेशवाद होता है। ये पुर्तगाली ने किया। प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद का बात देखो तो कुछ क्षेत्रों में मातृ देश के द्वारा न केवल उपलब्ध सामग्रियों पर अपना कंट्रोल किया जाता है, बल्कि अधिक से अधिक सामग्रियां प्राप्त करने के लिए उनके उत्पादन में भी हस्तक्षेप किया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद हो गया, ठीक है। इंडोनेशिया में विकसित किया था ये डच, इस तरीके का मतलब उदाहरण है और कुछ नहीं है। औपनिवेशिक नीति क्या है ये समझो। कॉलोनियल पॉलिसी क्या होता है, देखो एकदम सिंपल सा चीज़ है। कॉलोनी क्या है, उपनिवेश क्या है आपको पता है, उपनिवेशवाद क्या है आपको पता है। एक ऐसा विचार जो अपने मातृ देश के हित में होना चाहिए। कॉलोनी को चाहे जैसे उसको संसाधन के रूप में, वस्तु के रूप में अपने घर लेके आओ, आर्थिक दोहन करो उसका, ठीक है। औपनिवेशिक नीति क्या होता है, एक ऐसा नीति बनाता है लोग, एक ऐसा सिद्धांत दे देगा, एक ऐसा रूल बना देगा जैसे वो रूल पहले से चला आ रहा है, वो रूल सर्वमान्य है। समझ में आ रहा बात। एक ऐसा नीति बनाएगा और बोलेगा क्या कि यही नीति है, यही तो रूल है, ये तो कानून है, आपको मानना ही पड़ेगा। काहे का कानून, कैसा कानून, जो लोगों पर अत्याचार करे, लोगों का शोषण करे, ये कौन सा कानून होता है। लेकिन ऐसा कानून है। और जो देश किसी दूसरे देश को उपनिवेश बनाता है और उपनिवेश बना करके वहाँ का आर्थिक दोहन करने के लिए, वहाँ के सारे संसाधनों पर अपना कंट्रोल करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन पारित करता है, जो भी नीतियाँ बनाता है, उसको औपनिवेशिक नीति बोलेंगे। समझ में आ रहा बात। और वो सारा नीति इस बात पर निर्भर रहेगा कि वहाँ का सारा संसाधन आर्थिक रूप से मातृ देश के अधीन रहे। इसको औपनिवेशिक नीति बोलते हैं। कितने चालाकी से किसी पर शोषण करना है और कितने चालाकी से किसी देश का आर्थिक दोहन करके अपने फायदे में इकट्ठा कर लेना हो उस चीज को, ये देखो कैसे किया है ब्रिटिशर्स ने। तो ये ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार हो रहा था, कई बार हुआ था, लेकिन ये बड़े स्तर पर हुआ क्योंकि गुलाम उसने बनाया, तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कच्चे माल का निष्कर्षण करना है, तैयार माल के लिए बाजार करना, आर्थिक शोषण की रणनीति बनाना, राजनीतिक शोषण करना है, ये सारा क्या है, ये नीति के तहत किया जाएगा। रूल है भाई, कोई जनता ना माने, भैया यही कानून है, आप पढ़ो ना। अरे यार ये लिखने वाला कौन है, तुम कौन है, कोई मतलब नहीं है, कानून है, पढ़ो। क्यों पढ़े ऐसा कानून जो लोगों के हित में ना हो, बकवास चीज खाली दिखता है सबको। वैसी नीति जिसका संबंध मातृ देश के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष का उपयोग अपने आर्थिक लाभ के पक्ष में करने पर है, अपने आर्थिक लाभ के पक्ष में कर लो, ये होता है वो नीति। समझ रहा बात। हम किसी कमजोर देश पर जाएंगे, वहाँ का पूरा रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से रूल बना देंगे, बोलेंगे ये तो नीति है भाई, ये तो रूल है भाई, कानून है, इसको मानो आप। यही है। तो उम्मीद करते हैं आपको औपनिवेशिक नीति समझ में आ गया होगा।
भारत के संबंध में औपनिवेशिक नीति शब्द का प्रयोग कब से करना उचित होगा? देखो, भारत के संबंध में अगर देखा जाए तो औपनिवेशिक नीति का जो शब्द यानी औपनिवेशिक शब्द जो है सबसे ज़्यादा उचित होगा, पता है कब? जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है ना, उस समय। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो कंपनी व्यापार करती थी, अपना जाती थी, पैसा दो जाओ, पैसा दो जाओ, आर्थिक दोहन नहीं उतना हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही प्लासी का युद्ध जीतता है ना, उसके बाद बंगाल के जो इतने बड़े एरिया पर उसका कंट्रोल होता है, संसाधन जो मिलता है, उसको लगता है कि आह अब पूरा लेंगे हम, ये हाल हो जाता है। और उसके बाद जो बक्सर का युद्ध जीत जाता है, तब तो फिर डायरेक्टली ही असर दिखाने लगता है। तो उस समय से हम बोल सकते हैं, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद से हम ये बोल सकते हैं कि औपनिवेशिक नीति शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। वैसे दिखता है उस टाइम से, वैसे उसके काम तो पहले से ही जारी रखा था। ठीक है, आरंभ में यूरोपीय कंपनियों को भारत में कीमती धातु देकर वस्तुएं खरीदनी होती थी। जैसे बात है, कीमती धातु देगा तो वो वस्तु लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर था। पहले मुगल साम्राज्य था, बंगाल के नवाब, ये सब मराठे थे, शक्तिशाली राज्य थे। लेकिन जैसे ये साम्राज्य कमज़ोर होने लगे, टूटने लगे, और प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद तो ये संभव ही हो सका, संभव हो पाया। जब ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर औपनिवेशिक नीति थोपने का प्रयास किया, यह प्रक्रिया बंगाल से शुरू हुआ और भारत के अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल गया। अब धीरे धीरे पूरे भारत को गुलाम बना लिया। समझ आ रहा बात? तो ये पूरा टॉपिक था, और जो हमारा टॉपिक था, मतलब जो हमने बताया था, वो शायद समझ में आ गया होगा आपको। देखो, एक लाइन में मतलब 1 मिनट में आपको सारा चीज़ समझ आ जाता है। पहला उपनिवेश क्या होते हैं? तो कोई देश, कोई शक्तिशाली देश दूसरे देशों को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसका आर्थिक दोहन करने लगता है अपने फायदे के लिए। तो जिस क्षेत्र को वो कंट्रोल करता है वो उपनिवेश होता है, और जो देश कंट्रोल करता है उसको मदर कंट्री बोलते हैं, मातृ देश बोलते हैं। ये कंट्रोल 2 तरीके से किया जाता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली, और एक डायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। उपनिवेशवाद क्या होता है? एक ऐसा विचार है, एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा सोच होता है जो कमजोर देशों को या कमजोर लोगों को, हालांकि देश को लेकर के ये ज़्यादा चीज़ें सही रहेगा, तो जो कमजोर देशों के संसाधनों का दोहन अपने हित में करने लगता है शक्तिशाली देश। तो ऐसा विचार यानी ऐसा सोच बन जाए कि वहाँ का सब चीज़ हमारा है, सब चीज़ हमारा है। एक माँ है, वो अपने बेटा को पाल पोस के बड़ा करती है। ठीक है, पहले तो मान लिया, ब्रिटेन सोचो, ब्रिटेन मान लिया कि भारत हमारा बेटा है, और पहले उसको पाल पोस के बड़ा किया, और फिर बोल रहे क्या, बेटा तुम्हारा जितना भी चीज़ है ना वो सब हमारा है। सुनिए यार बात, तुम्हारा सारा चीज़ हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, हम सब लेके जाएंगे। ये हाल है। तो ये उपनिवेशवाद का विचार बोलता है। फिर आते हैं तो औपनिवेशिक नीति क्या होता है? यानी कि सिंपल सा चीज़ है, जहाँ पर जिस क्षेत्र को हम उपनिवेश बनाए हैं वहाँ पर जो भी रूल बनाएंगे अपने हित में, वो सब औपनिवेशिक नीति है, वो सब कॉलोनियल पॉलिसी है। इसके नाम पर हम लोगों को ठगेंगे, शोषण करेंगे उनका। और अगर हम बात करते हैं और आगे, तो जैसे भारत के संबंध में अगर देखा जाए तो इस शब्द का यूज हम कब से करना शुरू करेंगे? तो वैसे तो शुरुआती दौर से ही, कर्नाटक के युद्ध से ही। अब देखो, दिमाग लगा रहे, फूट डालो राज करो वाला हाल। लेकिन एक्चुअल में प्रत्यक्ष रूप से दिखने भी लगता है प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। तो ये चीज़ें शायद आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बेहतर लगा हो, कई चीज़ें जानने का मौका मिला हो, और हम कई चीज़ें आपको बताते हैं ना, तो आप सोचना इस चीज़ के बारे में, कभी थिंक करना, सोचना, महसूस करना इस चीज़ को, क्या है आखिर ये चीज़ें जो आपने इतने अच्छे से सुना है, उसको थोड़ा सा महसूस करना अपने अंदर। ठीक है, फिर समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।